पिछले लेक्चर में अपन ने लाभों का निपटारा में विभाजन योग्य लाभ, लाभों का संचयों में हस्तांतरण तथा संचयों में से लाभांश की घोषणा से संबंधित प्रावधान और उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अपन लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 में क्या प्रावधान है तथा उनके संबंध में अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपन लेते हैं लाभांश की घोषणा एवं भुगतान, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लाभांश से आशय विभाजन योग्य लाभों के उस हिस्से से हैं जो अंशधारियों में वितरित किया जाना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 235 के अनुसार लाभांश में अंतरिम लाभांश भी शामिल होता है। समापन में गई हुई कंपनी की दशा में लाभांश से आशय वसूल हुई संपत्तियों के उस हिस्से से हैं जो कि लेनदारों एवं अंशदायियों में मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरीज में उनके अधिकार के अनुसार बांटी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के अनुसार लाभांश की घोषणा एवं भुगतान विभाजन योग्य लाभों में से ही हो सकते हैं। इसी धारा के अंतर्गत 123(2) में कंपनी को लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अनुसूची 2 के अनुसार चालू वर्ष का मूल्यह्रास, पिछले वर्षों का बकाया मूल्यह्रास तथा यदि कोई संपत्ति किसी वित्तीय वर्ष में बेची जाती है या नष्ट हो जाती है या अपलिखित कर दी जाती है तो उसके अपलिखित मूल्य का विक्रय मूल्य पर जो आधिक्य होता है वो अवशिष्ट मूल्य मतलब स्क्रैप वैल्यू के रूप में उसी वित्तीय वर्ष में अपलिखित किया जाएगा। यदि कोई कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करती तो उसे मूल्यह्रास और बकाया मूल्यह्रास का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसे अपने वित्तीय विवरणों में इसे प्रदर्शित करना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखना। इसी में नियम 3(5) के अनुसार लाभांश की घोषणा करने से पूर्व कंपनी को गत वर्ष की हानियां और बकाया मूल्यह्रास को अपलिखित कर देना आवश्यक माना जाता है। इसी तरह लाभांश वितरण में केवल मुक्त संचयों मतलब फ्री रिजर्व्स का ही प्रयोग किया जा सकता है, जो कि धारा 243 के अनुसार अंकेक्षित चिट्ठे के अनुसार ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध हैं। निम्नलिखित मदों को लाभांश वितरण हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में जिन प्रॉफिट्स को काम में नहीं लिया जा सकता वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पूंजीगत लाभ, और पूंजीगत लाभों में समामिलन से पूर्व का लाभ है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन से लाभ है, इनको शामिल करते हैं। इसी तरह पूंजी शोधन संचय खाते के से इसको काम में नहीं ले सकते। इसी तरह पुनर्मूल्यांकन संचय या संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से कोई लाभ हुआ है तो उसको काम में नहीं ले सकते। और सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रतिभूति ब्याजी को लाभांश वितरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रोविजन ये भी है कि लाभांश की घोषणा के लिए संचालक मंडल की अनुशंसा होना आवश्यक है। वार्षिक साधारण सभा में इन अनुशंसा के आधार पर ही, जो अनुशंसा डायरेक्टर्स ने की है, संचालक मंडल ने की है, उसके आधार पर ही लाभांश घोषित किया जाता है। वार्षिक साधारण सभा इस अनुशंसा से कम दर पर लाभांश घोषित कर सकती है या उसके बराबर कर सकती है, पर लाभांश की दर को बढ़ा नहीं सकती। यह सभी नियम अंतिम लाभांश की घोषणा पर ही लागू होते हैं। यदि संचालक मंडल अंतिम लाभांश
घोषित करना चाहे, यदि संचालक मंडल इंटरिम डिविडेंड, पहले अंतिम की बात की थी, इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करना चाहे तो उसे साधारण सभा बुलानी आवश्यक नहीं होती है। संचालक मंडल द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है, परंतु अंतिम लाभांश की घोषणा यदि वो करते हैं तो जो अपने नियम पढ़े ये सभी अंतिम फाइनल डिविडेंड, अंतिम लाभांश की घोषणा पर लागू होते हैं, अंतरिम पर नहीं। संचालक मंडल द्वारा धारा 123(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लाभों के आधिक्य या चालू वर्ष के लाभों में से अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड की घोषणा और भुगतान किया जा सकता है। जिस तिथि को अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की जा रही है, यदि उससे ठीक पहले की तिमाही अवधि में हानि हुई है तो इंटरिम डिविडेंड की दर ठीक पूर्व के 3 वर्षों में घोषित लाभांश की दर जो औसत दर आती है उससे अधिक नहीं हो सकेगी। एक धारा 123(6) का यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो वह समता लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती। तो धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंपनी को जमा स्वीकार करते समय धारा 13 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है उसमें। और धारा 74 बतलाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व स्वीकार की गई जमाओं को उनके देय होने के 1 वर्ष के अंदर अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर जो भी पहले हो उस तिथि को उन जमाओं का भुगतान कर देना चाहिए। और इसमें त्रुटि हो जाए तो समता अंशों पर लाभांश घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो ये ध्यान रखना है कि धारा 73 और धारा 74 सेक्शन 73 और 74 इनका पालन होना आवश्यक है। एक और प्रोविजन है कि सेक्शन 123(4) 123(4) के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 5 दिन के भीतर लाभांश की राशि, जिसमें अंतरिम लाभांश भी शामिल होता है, इंटरिम डिविडेंड भी शामिल होता है, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक अधिसूचित बैंक में एक पृथक खाता खोलकर जमा करानी होगी। यह धारा 123(4) का प्रावधान है। धारा 123(5) के अनुसार एक कंपनी अपने पंजीकृत अंशधारियों के अंशों के अतिरिक्त किसी अंश पर लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती। मतलब कंपनी केवल अपने पंजीकृत अंशधारियों के अंशों के अलावा और किसी भी अंश पर लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती है, या इनके आदेशानुसार या इनके बैंक को या रोकड़ के अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चाहिए। रोकड़ में लाभांश का भुगतान करते समय इसका भुगतान चेक द्वारा या वारंट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन अंशधारियों को किया जाएगा जो इसके अधिकारी हैं। इसी तरह धारा 123(5) के प्रावधान कंपनी के लाभों तथा संचयों के पूंजीकरण के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त अधिलाभ अंशों बोनस शेयर्स के निर्गमन या कंपनी के किसी सदस्य द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान में प्रयोग करने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। मतलब सीधा सा हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि धारा 123(5) ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाती जिनमें फुल्ली पेड बोनस शेयर्स निर्गमित हों या किसी सदस्य के पास पार्टली पेड शेयर्स हैं तो बोनस द्वारा उन्हें फुल्ली पेड में कन्वर्ट किया जाए। इसी तरह धारा 124(1) के अनुसार यदि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर
भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी अंशधारी को नहीं चुकाया जाता है या दावा नहीं किया जाता है, तो इन 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद अगले 7 दिन के भीतर इसे न चुकाई गई लाभांश की राशि को अधिसूचित बैंक में एक अलग खाता खोलकर, जिसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहते हैं, न चुकाया गया लाभांश खाता खोलकर उसमें हस्तांतरित करना होता है। एक और प्रोविजन है धारा 124(2) का, जिसके अनुसार कंपनी उपरोक्त धारा 124(1) के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित किए जो राशि उसके हस्तांतरण के 90 दिन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चुकाए जाने वाले अदत्त लाभांश का विवरण तैयार करेगी, जिसमें उसका नाम, अंतिम ज्ञात पता जो उसका है, देय राशि, ये सारी डिटेल लिखी जाएगी। इसे कंपनी अपनी वेबसाइट पर डालेगी तथा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट पर भी निर्धारित किए गए प्रारूप एवं तरीके से अन्य विवरण सहित डालेगी। धारा 124(3) का यह भी प्रावधान है कि यदि धारा 124(1) में बताए गए अदत्त लाभांश की राशि या उसका कोई भाग हस्तांतरित करने में कंपनी कोई चूक करती है, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने में कोई चूक करती है, तो उस अदत्त राशि पर त्रुटि की तिथि से 12% ब्याज का भुगतान करना होगा और इस ब्याज का लाभ उन सभी अंशधारियों को उनकी अदत्त राशि, मतलब जो अनपेड डिविडेंड अदत्त लाभांश की राशि उसके अनुपात में प्राप्त होगा। इसी तरह धारा 124(4) का एक प्रावधान है, जिसके अनुसार अदत्त लाभांश के दावेदार व्यक्ति जिनकी अदत्त लाभांश की राशि को धारा 124(1) के प्रावधानों के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, वे अपने दावे की लाभांश की राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी को हस्तांतरण तिथि से 7 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद धारा 124(5) के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में राशि हस्तांतरित करने की तिथि से 7 वर्ष तक भी यदि नहीं चुकाई गई राशि का बैलेंस पड़ा रहता है या उसका दावा नहीं किया जाता है, तो यह राशि कंपनी को ब्याज सहित धारा 125(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इस राशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में बनाकर इस कोष का संचालन करने वाले अधिकारी के पास भेजा जाता है और उसके द्वारा कंपनी को उसके प्राप्ति की रसीद निर्गमित की जाती है, जो ऐसे हस्तांतरण का प्रमाण होती है। धारा 124(6) के अनुसार जिन अंशों का अदत्त लाभांश धारा 124(5) के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में हस्तांतरित किया गया है, उन सभी अंशों को भी इस कोष में हस्तांतरित कर देगी। निर्धारित प्रारूप में इनका विस्तृत विवरण भी साथ में भेजा जाएगा। ऐसे अंशों का दावेदार व्यक्ति निर्धारित रीति से निर्धारित प्रलेखों को प्रस्तुत करके अपने अंश इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से अपने नाम में हस्तांतरित करने का दावा कर सकता है। इसके बाद एक और प्रोविजन है कि यदि कोई कंपनी धारा 124 के इन प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो उस पर कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी का वह प्रत्येक अधिकारी जो कि दोषी है उसे कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 127 के अनुसार
यदि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा करने के 30 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं होता है या लाभांश अधिपत्रों को उनके अंशधारियों को नहीं भेजा जाता है, तो कंपनी का प्रत्येक संचालक अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। यदि वह इस जानकारी का दोषी है तथा कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, जब तक कि यह त्रुटि जारी रहती है। इसके अतिरिक्त कंपनी जब तक यह त्रुटि जारी रहती है तब तक 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेगी, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में इस धारा में अपराध नहीं माना जाता है। ये कुछ अपवाद हैं। पहली परिस्थिति है, यदि कानून के पालन हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, किसी अंशधारी ने लाभांश भुगतान हेतु निर्देश दिए हों जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता हो और उसे इसकी सूचना दे दी गई हो, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरह दूसरा है, जहां लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में मतभेद हो, डिस्प्यूट हो, तो भी ये लागू नहीं होगा। और तीसरा और लास्ट है कि जहां कंपनी ने कानून रूप से लाभांश का समायोजन अंशधारियों में बकाया राशि के बदले में कर लिया हो, तो वहां भी ये नियम लागू नहीं होंगे। इसके बाद है निगमीय लाभांश वितरण कर, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पिछले साल ये सरकार ने समाप्त कर दिया था, पर अभी अपन को पढ़ना है। तो सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम में करों की दरें निर्धारित की जाती है और उसी दर से कंपनियों को कर का भुगतान करना पड़ता है। पिछले वर्षों से सरकार ने कंपनियों द्वारा अपने अंशधारियों को बांटे जाने वाले लाभांश पर भी कर लगा रखा था, जिसे निगमीय लाभांश वितरण कर कहते हैं। पर इस साल जो फाइनेंस एक्ट था उसमें इसे हटा दिया गया है। यह कर घरेलू कंपनियों द्वारा ही वहन किया जाता है और अंशधारियों के लिए यह लाभांश की राशि कर मुक्त होती है। पर अब 2020-21 से ये कर भी हटा दिया और लाभांश की राशि टैक्सेबल भी हो जाएगी। विदेशी कंपनियों पर यह कर नहीं लगता। निगमीय लाभांश वितरण कर की दर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। 30 सितंबर 14 तक यह दर 16.995% थी, जो 1 अक्टूबर 14 के बाद घोषित और चुकाए गए लाभांश पर 20.36% हो गई। निगमीय लाभांश वितरण कर का भुगतान करते समय कंपनी को यह ध्यान रखना होता है कि लाभांश की घोषणा, वितरण एवं भुगतान में से जो भी पहले हो, उसके 14 दिन के अंदर इस कर का भुगतान प्रमुख अधिकारी द्वारा कंपनी की तरफ से कर दिया जाना चाहिए। यदि इसमें अधिकारी त्रुटि करता है तो बकाया निगमीय लाभांश वितरण कर की राशि पर निर्धारित तिथि के पश्चात वास्तव में भुगतान किए जाने की तिथि तक ब्याज की दर 2% प्रति माह लगेगी और 1 माह के किसी भाग को भी पूरा महीना ही माना जाएगा, उसके साथ भुगतान करना पड़ेगा। अब इसकी अकाउंटिंग समझते हैं कि संचालक मंडल द्वारा लाभांश प्रस्तावित किया जाता है तो क्या एंट्री की जाती है। तो जैसे ही संचालक मंडल डिविडेंड प्रपोज करेगा तो एंट्री करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स being amount proposed for dividend distribution tax। और उसके बाद वार्षिक साधारण सभा में लाभांश की सिफारिशों की पुष्टि होने पर प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट को यहाँ क्रिएट कर लेगा, बीइंग प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ट्रांसफर्ड। अब कर की राशि जमा कराने पर एंट्री होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड। अंतरिम लाभांश के भुगतान की दशा में इसकी घोषणा के 14 दिन के अंदर लाभांश वितरण कर को जमा कराने की प्रविष्टि की जाती है। अब
लाभांश के संबंध में अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। वो तो था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अकाउंटिंग। संचालकों द्वारा लाभ प्रस्तावित करने पर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, टू प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, और यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है तो टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट बीइंग डिविडेंड प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ध्यान रखना है। अब वार्षिक साधारण सभा में लाभांश की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद जो एंट्री होती है वो 3 एंट्रीज होती है। पहली एंट्री प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल में ट्रांसफर करने की, दूसरी प्रपोज इक्विटी डिविडेंड को इक्विटी डिविडेंड पेएबल में ट्रांसफर करने की, और तीसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल में ट्रांसफर करने की। तो ये एंट्रियां करेंगे अपन। तो साधारण सभा में जैसे ही लाभ की घोषणा हुई पहली एंट्री होगी प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल बीइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिक्लेयर्ड। दूसरी होगी प्रपोज इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड पेएबल बीइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिक्लेयर्ड। और तीसरी होगी प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट बीइंग प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ट्रांसफर। ये तीनों ही एंट्री एजीएम में लाभांश की घोषणा होने के पश्चात कर दी जाती है। इसके बाद निगमीय लाभांश वितरण कर का जब भुगतान करते हैं तो अपन एंट्री करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अपन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के साथ पढ़ ली है। उसके बाद एंट्री होती है लाभांश के भुगतान के लिए लाभांश बैंक खाता खोलने की, क्योंकि बिजनेस के रूटीन बैंक अकाउंट से उसका भुगतान नहीं होता है क्योंकि एंट्रीज बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए अलग से लाभांश बैंक खाता खोला जाता है। तो लाभांश के भुगतान हेतु लाभांश बैंक खाता खोलने पर एंट्री होती है डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग डिविडेंड पेएबल ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स डिपॉजिटेड इनटू डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब लाभांश का जब भुगतान करते हैं तो एंट्री होती है प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक बीइंग डिविडेंड पेड थ्रू डिविडेंड वारंट्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके बाद यदि लाभांश का भुगतान घोषणा के 30 दिन में न हो तो डिविडेंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको अनक्लेम्ड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड बीइंग अनक्लेम्ड डिविडेंड एडजस्टेड। उसके बाद न चुकाए गए लाभांश की राशि को न चुकाए गए लाभांश बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट बीइंग डिविडेंड बैंक अकाउंट ट्रांसफर्ड। उसके बाद अंशधारी द्वारा न चुकाए गए लाभांश की जब मांग की जाती है तो उसे भुगतान करने पर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट, अनक्लेम्ड डिविडेंड को डेबिट किया जाता है और अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बीइंग डिविडेंड वारंट इश्यूड फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसी भी स्थिति हो वो हो जाती है। उसके बाद न चुकाए गए लाभांश खाते के शेष को विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में ट्रांसफर करने पर अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट यह एंट्री की जाती है। बीइंग बैलेंस ऑफ अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। इस प्रविष्टि के स्थान पर अपन निम्नलिखित 2 प्रविष्टियां भी कर सकते हैं, ये एक करने की बजाय। वो पहली होगी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टर एजुकेशन
एंड प्रोटेक्शन फंड, बीइंग बैलेंस ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर्ड। और दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रखने की बात है वो ये है कि इन एंट्रीज को बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ। संचालक जब लाभांश की घोषणा करते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, टू प्रपोज इक्विटी डिविडेंड और टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट, बीइंग डिविडेंड प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वार्षिक साधारण सभा में जैसे ही लाभांश की घोषणा हो जाती है उसके बाद ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उनको डिविडेंड पेएबल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसकी हर एक की अलग अलग एंट्री होती है। प्रेफरेंस डिविडेंड है जिसको जो प्रपोज किया हुआ है उसकी एंट्री होगी प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट, बीइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस से डिक्लेयर्ड। इक्विटी की होगी प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट, बीइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिक्लेयर्ड। और जो प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसकी होगी प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट, बीइंग प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ट्रांसफर। जैसे ही ये ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसका भुगतान कर देते हैं अपन। तो निगमीय लाभांश कर का भुगतान, निगमीय लाभांश वितरण कर का भुगतान करने पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाती है, बीइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड। जब अपन को लाभांश का भुगतान करना होता है तो एक अलग से लाभांश बैंक खाता खोला जाता है। उसके लिए एंट्री होती है डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, being dividend payable on preference and equity shares deposited into dividend bank account। इसके बाद जब अपन लाभांश का भुगतान करते हैं तो जो जिन लाभांश का भुगतान करते हैं उनको अपन डेबिट करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट, इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक, बीइंग डिविडेंड पेड थ्रू डिविडेंड वारंट ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके बाद यदि लाभांश का भुगतान घोषणा करने के 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो आपके डिविडेंड पेएबल अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, तो उसको अपन अनक्लेम डिविडेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए एंट्री करते हैं डिविडेंड पेएबल, चाहे प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, इक्विटी है तो इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड भी यदि प्रेफरेंस अनक्लेम्ड डिविडेंड है प्रेफरेंस अनक्लेम्ड डिविडेंड, इक्विटी है तो इक्विटी अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो भी है उसका नाम लिख देंगे। नॉर्मल वे में आपके कुछ नहीं लिखा है तो इक्विटी माना जाता है, तो इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा, बीइंग अनक्लेम्ड डिविडेंड एडजस्टेड। उसके बाद एंट्री होती है न चुकाए गए लाभांश की राशि को न चुकाए गए लाभांश बैंक खाते में डालने पर, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक, तो डिविडेंड बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, नया खाता खुल गया अनक्लेम्ड डिविडेंड बैंक। इसी तरह से जो डिविडेंड पेएबल अकाउंट है वो भी बंद हो गया और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट खुल गया। और अब बाद में अंशधारी द्वारा न चुकाए गए लाभांश को मांगने पर उसे भुगतान किया जाता है, तो एंट्री हो जाती है अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट, बीइंग डिविडेंड वारंट इश्यूड फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसी भी स्थिति है। अब न चुकाए गए लाभांश खाते का कोई शेष बच जाए, जैसा कि अपन ने प्रोविजन में समझा था 7 साल तक भी कोई उसकी डिमांड नहीं करता है, तो ऐसी दशा में उसको इन्वेस्टर एंड
एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में पहली एंट्री हो जाएगी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर्ड, और दूसरी हो जाएगी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसके साथ ही ये डिविडेंड की अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। अब अपन इसको उदाहरण से समझेंगे।